Hi everyone, I'm Dr. Guli Kusrich and today we are going to learn some important terms related with कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ते समय बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो यू शुड बी वेरी यूज टू विद दीज टर्म्स। तो इन टर्म्स में किस टर्म का क्या मीनिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल टर्म कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पहला टर्म मैं ले रही हूँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। Here I have written down some of the coordination compound. सब आप पहचान सकते हैं, सब coordination compound है just because all of them are having square bracket in them. ठीक, तो अभी मैं coordination entity किसे कहते हैं? Every compound is having एक square bracket and in this square bracket there is something written like some are the positive ions like cobalt, some are the neutral molecules like ammonia and some are the ions like chloride. तो coordination entity is everything which is written inside the square bracket. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आयन है या फिर वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर वो एक मेटल का एटम है, बट इफ इट इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो एवरीथिंग विच इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इट इज दिस, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, हियर इट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड दिस इज the coordination entity. So everything which is inside the square bracket is known as coordination entity. One more thing is there, ये जो coordination entity है ये हो सकती है पॉजिटिव या फिर it may have the negative charge. तो इसका मतलब है या फिर इस पर जीरो भी चार्ज हो सकता है, मतलब there is no charge on the coordination entity. तो check this out. इस कंपाउंड में you can see two parts. किसी भी सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं. अब इसमें एक लेफ्ट साइड पे जो लिखा होगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड राइट साइड पे व्हाटएवर इज रिटन इज नेगेटिव पार्ट. अब इन दोनों में यू कैन सी देयर दिस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब ये जो लेफ्ट में लिखा है इसलिए वी विल कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो हो सकती है पॉजिटिव या समटाइम्स इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल लुक एट दिस, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो लेफ्ट में लिखा होगा तो ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट, और आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो राइट में लिखी है, इसका मतलब ये होगी नेगेटिव. कितनी पॉजिटिव होगी कितना नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग लेटर. अभी आप बस लेफ्ट और राइट देख के ये पता लगा लीजिए कि विच चार्ज विल बी, विच टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. यानी कि लेफ्ट पार्ट पे कौन सा चार्ज होगा, राइट पे, ये तो डिसाइडेड है. ये प्लस होगा ये माइनस. अब ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर लेफ्ट पे लिखा है तो उस पर प्लस चार्ज हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन अगर राइट पे लिखा है तो इट इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके इसके ऊपर तो चार्ज दिखाया हुआ है, इट इज एन आयन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आयन. तो इस पर तो चार्ज है ही है. अगर मैं इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करती हूँ तो इस +3 को मैं लिख सकती हूँ Cl3. तो इस प्लस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसका कंपाउंड हो गया वेयर दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और क्योंकि ये लेफ्ट पे है इस पर +3 चार्ज है, इस +3 को ये न्यूट्रलाइज किया हुआ है. This is how we have to understand the charge of the coordination entity. And coordination entity, anything which is present inside the square bracket. समझ में आ गया? Let's take the another one. Second is central atom or ion. तो every coordination entity is having some of the part into it. जैसे कि इस coordination entity में you can see there is cobalt, you can see there is ammonia and you can see there is chloride ion. तो आप इन पर तीन एटम चीज़ें देख रहे हैं. एक तो मेटल एटम है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांजिशन एलिमेंट. Transition element usually make the coordination compound just because they have tendency to change their oxidation states. They have variable oxidation state. तो यहाँ पे एक आपको मेटल आयन दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको अमोनिया मॉलिक्यूल दिख रहा है एंड वन मोर एटम यू कैन सी हियर. यहाँ पे आपको क्लोराइड आयन की तरह नहीं दिख रहा है बट हाँ इट इज़ अ क्लोरीन विच इज़ प्रेजेंट हियर. तो आपको तीन स्पीशीज दिखाई दे रही है डिफरेंट जिसमें जिस मेटल की आप बात करें, मतलब इसमें सब नॉन मेटल हैं. यहाँ पे कौन सा आपको एक मेटल दिख रहा है दैट इज कोबाल्ट. तो दिस कोबाल्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज सेंट्रल एटम और आयन. तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसको उसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये हमें अभी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं. तो एक मेटल एटम जिससे उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं देन इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम. तो यहाँ पे हम यू कैन सी देयर दिस कोबाल्ट इज द ओनली मेटल एटम और बाकी आसपास आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल 5 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है, बट कोबाल्ट इज वन सिंगल मॉलिक्यूल एंड दैट इज द सेंट्रल एटम. और वैसे भी ये ट्रांजिशन मेटल है तो वी नो दैट दिस इज अ मेटल. नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइटेनियम इज द वन थिंग हियर प्रेजेंट एंड सेकेंड थिंग विच यू कैन सी इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज
वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 6। इन 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ओनली 1 टाइटेनियम इज देयर एंड वी कैन गेस कि इस टाइटेनियम को घेरा हुआ होगा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में। ऐसा मेटल का आयन विच इज सराउंडेड बाय मेनी ऑफ द अदर स्पीशीज इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे आपका टाइटेनियम इज द सेंट्रल मेटल आयन और इसको क्या बोलते हैं वो अभी मैं इसके बाद बताऊंगी। नेक्स्ट लेट अस सी टू दिस। तो ये भी आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है। यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 2 मेटल्स यू कैन ऑब्जर्व। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम आपको कहाँ मिलेगा? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यू डोंट लुक एट दिस, इसको मत देखिए क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। इसको चेक करिए, प्लैटिनम एंड क्लोरीन 2 चीज़ें दिख रही हैं। इसमें आपको ज़्यादा नंबर किसका दिख रहा है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन ज़्यादा है तो बीच में कौन होगा? सेंटर पर योर मेटल विल बी देयर विच इज द प्लैटिनम। तो पहला प्रूफ कि प्लैटिनम इज अ मेटल। दूसरा प्रूफ कि क्लोरीन काफ़ी सारी है तो क्लोरीन होगी सराउंडिंग एंड बीच में होगा मेटल एंड दिस इज प्लैटिनम विच इज अ सेंट्रल मेटल आयन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसी तरीके से इसको चेक करिए, यहाँ पे CO विच इज कार्बोनाइल ग्रुप हियर, CO4 हैं जो कि निकिल को सराउंड किए हुए हैं। तो निकिल हुआ यहाँ पे सेंट्रल एटम और कार्बोनाइल ग्रुप हुआ सराउंडिंग एटम या सराउंडिंग स्पीशीज। अब सराउंडिंग स्पीशीज को क्या बोलेंगे वो हमें बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे इस पे देख लीजिए एक बार। सो लुक एट दिस, यहाँ पे ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बट व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, हमें ऑब्जर्व कहाँ करना है? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट दिस आयरन इज सराउंडेड बाय 6 Cn माइनस, यानी कि साइनाइड आयन से घिरा हुआ है। तो सेंटर पे कौन? आयरन, तो दिस सेंट्रल मेटल आयन। तो हियर यू कैन सी कि सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन, यहाँ पे यू कैन सी देयर कि कार्बोनाइल ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता है और इस कंपाउंड में भी मैंने कोई चार्ज नहीं बनाया है और इस पर, इसका मतलब इस पर 0 चार्ज है। जब इस पे 0 चार्ज है, कार्बोनाइल पे कोई चार्ज नहीं होता, तो निकिल का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज 0। तो निकिल पे भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो आपका ये क्या हुआ? ये आपका सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन यू कैन रिकॉग्नाइज नाउ। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिस इज लिगेंड। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज़ें हमें देख ली हैं। वन पार्ट इज सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा पार्ट जो कि सराउंड किए हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम को एंड दैट इज कॉल्ड लिगेंड। तो एवरी एटम or group of atom or molecule which is surrounding the central ion is known as ligand. अब सराउंड करने का कारण क्या है? Why it is surrounding the central ion? तो सराउंड इसलिए करते हैं ये, जैसे look at this cobalt. Now ammonia, 5 ammonia molecule and 1 Cl molecule. 1 2 3 4 5 ammonia molecule. यहाँ पे मैं अमोनिया ड्रॉ कर देती हूँ। अमोनिया molecule 3 4 5 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 Cl एटम। ये सब इसको सराउंड किए हुए हैं चारों तरफ से इन अ वेरी स्पेशल शेप कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में दिस अमोनिया एंड क्लोरीन ऑल ऑफ देम आर सराउंडिंग व्हाट? कोबाल्ट विच इज अ सेंट्रल आयन। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एवरी वन ऑफ दीज अमोनिया एंड क्लोरीन हैव सम इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन देम which is donated to this central metal atom called cobalt। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल का एटम है इट हैज़ अ वेरिएबल वैलेंसी, तो इसके पास बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ये सारे नाइट्रोजन अमोनिया वाले दे आर डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस क्लोरीन विच इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट। And what is happening? Now these are making a single species which is stabilized and these are not allowed to move out। तो जैसे कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। Once it is locked, it is locked। तो ये जो आपका बॉन्डिंग हो रहा है इनके बीच में, ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है इसे हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं और ये कोबाल्ट या सेंट्रल एटम और इसके जो साथ के लिगेंड्स हैं जो उसको घेरे हुए हैं दीज आर कनेक्टेड विद द बॉन्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड ऑब्वियसली दिस बॉन्ड आपके जो लिगेंड्स हैं वो काम कर रहे हैं किसका? डोनर का। तो लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे एंड हेंस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे ये होते हैं लुईस बेस। तो आप याद रखिएगा कि ऑल द लिगेंड्स वर्क एज अ लुईस बेस। ऑन द अदर हैंड साइड आपका जो सेंट्रल एटम है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, हैंस इट इज वर्किंग एज अ लुईस एसिड क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड। तो आपका जो कोबाल्ट हुआ वो कैसे वर्क कर रहा है? एज अ लुईस एसिड
और जो आपका आउटसाइड जितनी भी एटम है ना जो उसको घेरे हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपके लिगेंड्स कैसे भी हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट दे आर जस्ट डूइंग व्हाट, दे आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम and donating them lone pair of electrons so that it will satisfy its valency in a certain number। तो ये याद रखिएगा, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज कनेक्टेड विद 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन। इफ आई रिमूव एनी वन ऑफ देम, अगर मैं इसमें कोई और मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे Cl यहाँ पे लगा दिया, बट आई कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ अटैचमेंट्स इनटू इट। मतलब मैं ये तो कर सकती हूँ कि एक अमोनिया को निकाल के उसकी जगह क्लोराइड लगा दूँ, तो लिगेंड्स का टाइप मैं बदल सकती हूँ, बट हाउ मेनी कनेक्शंस आर देयर इन दिस कोबाल्ट वो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो मैं टाइप ऑफ लिगेंड्स तो बदल सकती हूँ, बट कितनी जगह वो लिगेंड्स कनेक्टेड हैं विद द सेंट्रल एटम दैट आई कैन नॉट चेंज। और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आर गिविंग द डेंट टू द सेंट्रल एटम उसको हम बोलते हैं उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं फोर्थ पॉइंट पे आ रही हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ डेंट्स या नंबर ऑफ कनेक्शंस विच आर देयर विद द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। तो कोई भी सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ जितनी जगह से कनेक्टेड होता है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड फॉर एनी सेंट्रल एटम। इट मीन्स दैट कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही रहेगा एंड ऑलवेज इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द 6 स्पीशीज, चाहे आपकी डिफरेंट चीज़ें हों उसमें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये अमोनिया हटा के वाटर मॉलिक्यूल लगा देती हूँ तो मुझे 5 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 क्लोरीन वो भी चलेगा, बट इट वांट्स ओनली द नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो 6 नंबर ऑफ कनेक्शंस चाहिए, तो 6 नंबर ऑफ कनेक्शंस इज द रिक्वायर्ड वन एंड इट विल नॉट बी चेंज्ड। लिगेंड्स कैन बी डिफरेंट or can be same, but the number of connection can never be changed। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होगा हर मेटल आयन के लिए। फॉर एन एग्जांपल, कोबाल्ट का आपका 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको चेक करिए, टाइटेनियम का कितने वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टेड 6, तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको चेक करिए, K2PtCl6 कितने प्लैटिनम इज कनेक्टेड विद द 6 क्लोरीन, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। इसको चेक कीजिए, इट इज कनेक्टेड विद द 4 कार्बोनाइल ग्रुप, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो जितने कनेक्शंस आपको दिखाई देते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है किसी भी मेटल आयन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपके लिगेंड्स हैं जो कनेक्टेड हैं विद द मेटल एटम, ये एक खास ज्योमेट्री में कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ज्योमेट्री हो सकती है मे बी और ऑक्टाहेड्रल, ठीक, जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है, इट मे बी tetrahedral sometimes when it is connected with the 4 atoms या molecules, it may be square planar geometry when it is connected with the 4। तो हो सकता है कि tetrahedral हो, ये हो सकता है या फिर square planar हो। तो your geometry, these central atoms are connected with the ligands in a spatial arrangement and that is called कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा का मतलब हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट शेप्स को देते हुए दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट वन इज काउंटर आयन। तो जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा था, हम अब तक उसकी बात कर रहे थे, अब आप चेक करिए इनके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सम स्पीशीज आर ऑब्जर्वेबल। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है Cl, अब ये Cl इज अ काउंटर आयन क्योंकि इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो व्हाटएवर इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट दैट इज नोन एज काउंटर आयन। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको देखिए, यहाँ पे मैंने Cl3 लगाया था, तो यहाँ पे कितने काउंटर आयन है, 3 काउंटर आयन है, विच इज नॉट नेम्ड एज क्लोराइड। तो 3 क्लोराइड आयन आर काउंटर आयन। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे काउंटर आयन आपका K पोटेशियम है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ओनली पोटेशियम इज देयर। अब जैसे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था, बिल्कुल ऐसे ही आपका अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो काउंटर आयन डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, उसको काउंटर करेगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो आपका काउंटर आयन नेगेटिव होगा। तो काउंटर आयन इज दैट आयन विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अंदर जो है आयन्स वो कभी रिलीज होते ही नहीं है। तो भले ही आपको दिख रहा है PtCl6, तो आपको Cl6 दिखाई तो दे रहा है विच इज आयन। इन जनरल वी लर्न देम एज आयन कि आपके पास 6 Cl माइनस है, बट दे आर नॉट रिलीजेबल। जब आप इसे पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, PtCl6 आयन मिलेगा और साथ में मिलेगा पोटेशियम के 2 आयन 2K+। तो काउंटर आयन आर द आयन्स विच आर आयोनाइजेबल। तो ये जो आयन्स हैं वही आयोनाइज हो सकते हैं
इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने वाले आयंस कभी भी रिलीज नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर हम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आप किसी भी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे इन 11th स्टैंडर्ड। रिमेंबर दैट इफ आई वांट यू टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन सोडियम ऑक्साइड, तो हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बदलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, लेकिन सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तो जिसका चेंज होता है उसको हम x मान लेते हैं और जिसका हमें पता है उसको हम, सपोज सोडियम है यहाँ पे, तो सोडियम का मैंने +1 लिया, कितने सोडियम आते हैं 2, तो आई मल्टीप्लाई विद 2 प्लस x जो कि अननोन है इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस सोडियम ऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है। तो x का इक्वल्स कितना, x इक्वल्स कितना निकला -2। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन इन द सोडियम ऑक्साइड इज -2। हाउ यू कैलकुलेटेड इट, बाय नोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अदर एलिमेंट्स जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको बाकी चीज़ों के, बाकी एलिमेंट्स जो कि उसके साथ कनेक्टेड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, तो तभी इट इज़ पॉसिबल कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता लग जाए। तो लेट अस चेक कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आयन एंड हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट इट। हालांकि अच्छे से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बाद में सीखेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, this is counter ion. Coordination entity is written on the left hand side, counter ion is written on the right hand side. It means this counter ion is negative and coordination entity is positive. अब कितने counter ions we can see? We can see 3 counter ion, और कौन से counter ion है ये? Cl. तो मेरा इसका मतलब हुआ कि if I dissolve this, तो I will get 2 ions, CO, NH3 whole 6. This coordination entity and this ion Cl minus, और कितने Cl minus 3 Cl minus। तो when I will dissolve it into water मुझे ये चीज़ें इस तरीके से मिलेंगी। I don't have any idea कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक, लेकिन I can have a guess by looking at these counter ion। कितने counter ion मुझे यहाँ दिख रहे हैं? 3 counter ion। एक counter ion पे कितना चार्ज है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे total overall charge which is satisfying the charge present on this particular ion, दैट इज वॉट -3। तो -3 कितनों को खत्म कर रहा होगा? +3 को ऑब्वियसली, तो क्योंकि 1 चार्ज वेरीफाई था अनदर 1, तो ये क्या होगा +3 चार्ज वाला। तो इस पूरे स्पीशीज पर कितना चार्ज आया? +3। तो ये इस स्पीशीज पर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है। अब आप इस पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट अस सी। अब चेक करते हैं कि इस अमोनिया पे क्या चार्ज हो सकता है। अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, NH3 इट इज अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज होता नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन अमोनिया। तो अब इसे चेक करिए, यहाँ पे इस पे इससे जो कनेक्टेड है उन पर कोई चार्ज नहीं है, इस पूरी स्पीशीज पर +3 चार्ज है। तो गेस करिए कि पूरा के पूरा चार्ज जो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आया है दैट इज +3 कहाँ से आया होगा? मेटल आयन से, क्योंकि मेटल इन साउथ प्लेस मेक पॉजिटिव आयन। तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिफाइंड एज कि वो नंबर या वो चार्ज जो कि किसी भी मेटल आयन पर तब आता है जब उससे कनेक्टेड सारे की सारे लिगेंड्स को उससे दूर कर दिया जाए। तो अगर मैं इस अमोनिया को बाहर निकाल दूँ और फिर इसको ऑब्जर्व करूँ कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा, तो कोबाल्ट ये सारा चार्ज किसके ऊपर आने वाला है? कोबाल्ट के ऊपर। अभी ये किसके ऊपर है? पूरी स्पीशीज के ऊपर। अमोनिया का तो कोई चार्ज है नहीं, तो अमोनिया इज गोइंग टू टेक अवे इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आउट। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द कोबाल्ट नाउ? +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर या इज द चार्ज which appears on the central atom when all the ligands connected with it are pulled away along with their lone pair of electrons. That is called oxidation number of that central ion. तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन हुआ। करना कैसे है? ये सिंपल है, जैसे कि मैं इसे x मान रही हूँ, कितने अमोनिया है? 6। एक अमोनिया पे कितना चार्ज है? 0। इस काउंटर आयन पे कितना चार्ज है? +3। अब टोटल चार्ज कितना हुआ? x इक्वल्स +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर of the cobalt in this particular compound is +3, and this is written in the Romans as a superscript on the central atom. So this is how it is written. ठीक है, नेक्स्ट एक और कंपाउंड लेते हैं और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। एंड आई एम टेकिंग अनदर कंपाउंड K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चेक दिस, K4
FeCN6। ठीक है, अब यहाँ चेक करिए आपके काउंटर आयन पे कितना चार्ज है, जरा चेक करके बताइए कितना काउंटर आयन कितने हैं, 4। ओके, तो वी हैव 4K प्लस। अगर ये टूटेगा इन द वाटर तो क्या देगा आपको, 2 देगा, ये देगा आपको 4K प्लस एंड 1 फेरोसाइनाइड आयन CN6। तो देयर विल बी 5 ions, 4 will be potassium ion and 1 will be FeCN6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 आयन मिले, 2 टाइप्स ऑफ आयन्स मिले। काउंटर आयन आपके सारे बाहर आ गए, अंदर जो थे साइनाइड आयन वो बाहर नहीं निकले। इट इज सेंट्रल आयन। ये सेंट्रल आयन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Cn-। अब जितना भी आयन इसके ऊपर क्या चार्ज है हम पता लगा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे कितने पॉजिटिव आयन, +4 कितने माइनस को नलीफाई कर रहे होंगे, ऑब्वियसली -4 को। तो इस पर हो गया ओवरऑल चार्ज -4, जो कि ये काउंटर आयन कंप्लीट कर रहा था, मतलब एक नलीफाई कर रहा था। और इसके ऊपर है 4K प्लस, यानी कि 4K प्लस, यानी कि 4K प्लस आयन आर नलीफाइंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन द फेरोसाइनाइड आयन। अब आपको यहाँ पे चार्ज मालूम पड़ गया, यू कैन कैलकुलेट इट। इसका हमें नहीं पता, इसका साइनाइड का ऊपर चार्ज कितना होता है, Cn- यानी -1। तो हाउ मेनी साइनाइड्स आर देयर, 6। कितना चार्ज है एक पर, -1। टोटल चार्ज इस आयन के ऊपर कितना है, -4। कितना हुआ, x -6 इक्वल्स टू -4, या मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू +2। तो आयरन के ऊपर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन, हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इज +2 which is written in the Romans as a superscript on the iron metal। ठीक है, इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट। इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट इन अ वेरी सिंपल वे ऑल्सो। अभी तो मैंने आपको आयन निकाल के बताया, अगर आप आयन नहीं निकालना चाहते तो भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द चार्ज ऑन द काउंटर आयन। यानी कि आप अलग अलग दोनों के आयन्स मत निकालिए, सीधे निकालिए। करते हैं, एक्स से माना अमोनिया 6, चार्ज ऑन द अमोनिया 0। अब प्लस इसके ऊपर, अब इसको हम इसके साथ सीक्वेंस में ये भी लेने वाले हैं। क्या हुआ, Cl कितने दिए हैं, 3। व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl, -1। इस पूरी स्पीशीज के ऊपर टोटल चार्ज कितना दिखता है, आई डोंट थिंक कि कोई चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये स्पीशीज तो न्यूट्रल है, इट इज अ सॉल्ट। तो इसका और इसका चार्ज मिलकर 0 हो रहा है, तो आई विल राइट 0। ठीक, अब चेक करते हैं, ये x +0 -3 इक्वल्स 0। तो x का वैल्यू कितना आया, +3। तो यही निकाला था हमने। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। इसको फिर से चेक करिए, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे कंपाउंड की सीधे सीधे निकालें काउंटर आयन का, या फिर कोऑर्डिनेशन स्पीशीज के ऊपर चार्ज ना बिना निकाले। चेक करते हैं, व्हाट इज दिस, पोटेशियम। पोटेशियम कितने हैं, 4। एक पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, +1। प्लस आयरन पे क्या चार्ज है, हमें निकालना है। Cn क्या होता है, Cn-। एक Cn पे कितना चार्ज, -1। ओके, हाउ मेनी Cns आर देयर, Cn6 है, तो इट इज द Cn6। ओवरऑल चार्ज इस पूरी स्पीशीज पे क्या है, नो चार्ज, क्योंकि ये पोटेशियम इज नलीफाइंग ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस फेरोसाइनाइड। तो ये क्या हो गया, टोटल चार्ज 0। तो अब चेक करिए, 4 + x -6 इक्वल्स 0, x -2 इक्वल्स 0, x इक्वल्स +2। तो A4FeCN6 में Fe पर क्या चार्ज आया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, द सेम वे एज वी यूज टू डू इट इन द 11th स्टैंडर्ड। इन जनरल जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दिया जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको तब प्रॉब्लम आएगी जब आपको इन स्पीशीज़ के यानी लिगेंड्स के जो कि इसको सराउंड किए हुए हैं उनके ऊपर चार्ज अगर नहीं पता होगा, उनका टाइप नहीं पता होगा, तब आपको दिक्कत आएगी। मतलब जब तक आपको एक पूछा गया है, अगर एक के ऊपर अगर आपको चार्ज पता लगाना है, तो आपको जितने भी आसपास है सबके ऊपर चार्ज पता होने चाहिए, देन ओनली दैट x कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए हमें इतना पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। इट इज द चार्ज विच appears on the central ion when all the ligands are pulled off from that central atom। तो अकेले रहने पर जब सारा चार्ज निकालने के बाद जितना भी उसके ऊपर चार्ज रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल आयन। तो ये हो गया आपका सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक तो लिगेंड, यानी कि लिगेंड्स को आप पहचानेंगे कि लिगेंड्स क्योंकि सेटिस्फाई करने वाले हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल एटम। अब हम लिगेंड्स के टाइप समझेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक लिगेंड कितनी जगह से आपको कनेक्ट कर सकता है किसी भी सेंट्रल एटम को। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट 2 कॉपीज, अब ये भी हो सकता है कि आपको एक बच्चा 1 कॉपी दे और दूसरा बच्चा 2 कॉपी दे, तो यू वांट टू सप्लाई फॉर 2 कॉपीज। या ये भी हो सकता है कि ओनली 1 स्टूडेंट इज गोइंग टू गिव यू 2 कॉपीज। तो क्या ज़रूरत हुई, उसमें आपकी ज़रूरत थी केवल 2 की, यानी आपको फिक्स नंबर था कि आपको 2 कॉपीज चाहिए थी। लेकिन समटाइम्स दैट सप्लाई ऑफ द कॉपी इज just met by the 1 student, sometimes 2 students are required, क्योंकि एक बच्चा आपको 2 कॉपी नहीं दे पा रहा था, कभी एक बच्चे ने आपको 2 कॉपी दे दी। तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा कि देने वाले के पास कितना है। अगर वो प्रोवाइड करवा सकता है तो दैट्स अलोन इट इज सफिशिएंट। अगर 2 लोग मिलकर आपका काम करवा रहे हैं तो दैट 2 विल बी रिक्वायर्ड, और वो दोनों आपके साथ कनेक्टेड हो गए। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि what टाइप ऑफ डोनर्स वी हैव। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके लिगेंड्स भी कई डिफरेंट टाइप के डोनर्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा लिगेंड्स भी डोनर हैं। तो लिगेंड्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर्स। अब डोनर्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपके जो कोऑर्डिनेशन, जो बीच वाला मेटल एटम है, वो डोनर कितने ले पा रहा है। अब 2 डोनर अगर उसका काम चला रहे हैं तो ठीक है, 2 डोनर से ही काम चल जाएगा, लेकिन कितने चाहिए वो फिक्स है। 6 चीज़ें अगर उसको चाहिए, जैसे कोबाल्ट के केस में हमें 6 चाहिए। अब ये अमोनिया एक ही दे पा रहा था इसको लोन पेयर, तो उसको 6 अमोनिया लाने पड़े। अगर इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो अकेला 6 उसको डोनेट कर दे, तो ये खुश हो जाएगा, अकेले में ही खुश हो जाएगा। तो इसके साथ आपको कौन सा लिगेंड जुड़ा दिखाई देगा, केवल एक लिगेंड, बट वो लिगेंड शुड बी सो कैपेबल कि वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस कोबाल्ट को डोनेट कर सके, और ऐसा होता है। तो दैट थिंग्स विल बी लर्निंग इन द डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। So if you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel.